नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम एक सामाजिक चिंतन पर चर्चा कर रहे थे मित्र। ये हर व्यक्ति की कहानी में से किसी न किसी का कहानी हो सकता है, क्योंकि ये कहानी ही है और कहानी नहीं, एक लाइफ का स्टोरी है कि बंदा बंदा जिस घर में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वह उस परिवार का एक अंग हो जाता है। मसलन मैं बच्चा था तो जाहिर है कि मेरे माता पिता का शादी हुआ, तभी मैं इस संसार में आया और उनके माता पिता का विवाह हुआ था, इसलिए वो भी संसार में आए थे। तो घर में एक जो परिवार बन जाता है वह शादी के उपरांत ही बनता है। दादा दादी और हम, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन इत्यादि। तो जब इस संसार में हम रहते हैं तो एक तरह का आनंद है। यह जो पूरा परिवार है, यह परिवार का एक अपना आनंद होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, बहुत से परिवार में विवाह से पहले उस घर में एक आनंद का माहौल होता है। सारे लोग अपने अपने जगह में रहते हैं, छोटे छोटे दैनिक झगड़ा होते हैं, टंटा होते हैं, उसके बावजूद भी घर का एक सामूहिक आनंद होता है। फिर जैसे जैसे घर में लड़की लड़कियां उम्र बढ़ते हैं, घर के लोग सोचते हैं कि चलो भाई अब हमारा शादीशुदा ज़िंदगी तो है, उसमें भी जो भी टंटे थे बाद में पटरी में आ गया, या जो भी है घर के लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उनके मन में ख्याल आता है कि हमको मम्मी पापा जैसे शादीशुदा का ज़िंदगी नहीं जीना है, हमें कुछ अच्छा ज़िंदगी जीना है, कुछ अलग से ज़िंदगी जीना है, कुछ बेस्ट ज़िंदगी जीना है। अब घर में बच्चों की शादी के बारी आता है तो आजकल बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, तो अमूमन वो सीधा पापा का या मम्मी का बात नहीं मानते हैं। वे अपनी भी बात मनवाना चाहते हैं, वे अपनी भी बातें रखते हैं, और किसी घर में उसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, या किसी घर में उसी बात को लेकर के कहता है कि आप ही अपना देख लो वगैरह वगैरह। क्योंकि ये बड़ी खींचतान होता है। दो पीढ़ी है, लड़के के दिमाग में कुछ और चल रहा है, लड़की के दिमाग में कुछ और चल रहा है, और मम्मी पापा के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन अमूमन शादी हो जाता है। चलिए अब जैसा भी हो गया, शादी हो गया। क्या शादी के बाद अब ज़िंदगी पूर्णतः आनंदमय होगा, या उस ज़िंदगी में अंतहीन पीड़ा हो जाएगा? ये निर्भर करता है दोनों व्यक्ति की आपसी समझ के ऊपर कि जब शादी से पहले दो परिवार जब आपस में देखे तो किस भाव से देखे, किस उद्देश्य से दोनों का शादी हुआ, उनके शादी के समय दृष्टिकोण क्या था। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कई बार, चलो भाई जैसे हमको एक अच्छा नौकरी पेशा लड़का मिल जाए और अपनी लड़की है उसको हम दे दें। लड़का वाला सोचता है कि गोरी लड़की मिल जाए, दहेज भी अच्छा मिल जाए, खान पान भी अच्छा हो वगैरह वगैरह, और हो जाता है शादी। लेकिन शादी होने के बाद मालूम होता है कि दोनों या तो आपस में बिल्कुल फिट है, तो उनका ज़िंदगी हिट है, और हिट है तो उनके जीवन में आनंद है। यद्यपि उनके जीवन में कई प्रकार के परेशानियां रहते हैं, कठिनाइयाँ जूझते रहते हैं, लेकिन सारी परेशानी, सारी कठिनाई का उसका भी अपना एक आनंद हो जाता है। वो पारिवारिक कठिनाई होता है। जैसे परिवार में तंगी हाल हो गया तो किस तरह से परिवार की आर्थिक स्थिति को उबारा जाए, परिवार में कुछ बात आ गया, परिवार में कोई बीमार हो गया, परिवार में किसी का कोई समस्या आ गया, परिवार में कभी कुछ हानि हो गया, तो सारे लोग मिलजुल कर उसको उठा लेते हैं। इसको पीड़ा नहीं बोल सकते, वो एक परिवार का अंग होता है। लेकिन आनंदमय ही जीवन में चलते रहते हैं मित्रों। लेकिन कुछ दंपतियों का हम जीवन देखते हैं, शादी हुआ, शादी से पहले उनके घर में जो भी आनंद था, थोड़ा बहुत जो खुशी था, उनके लिए बड़ा खुशी था। शादी हुआ, इसके बाद घर में कुछ ऐसी टंटा, कुछ ऐसी झगड़ा, कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाती है जो पूरी ज़िंदगी को अंतहीन पीड़ा की ओर धकेल देता है। कई बार ये जो पीड़ा का दौर है, जो झगड़े का दौर है, काफ़ी लंबा वक्त खींच जाता है, और बहुत बार तो लड़की लड़का का तलाक नहीं होता, लेकिन घर में आए दिन इतना झगड़ा रहता है, इतनी शिकायत रहता है, इतनी बात तरीके रहते हैं कि लड़की भी अपनी बात जब कहते हैं तो बिल्कुल बात सच लगता है कि वाकई इनको बहुत तकलीफ है, और जब लड़का पक्ष भी बात रखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका भी बात बिल्कुल सच है। अब समस्या ये है कि दोनों इस तरह से पूरा सच तो नहीं हो सकता, लेकिन जब वो लोग बात अपना बोलते हैं तो दोनों सच लग जाते हैं। अब बीच का आदमी क्या करे? तो सारा जो खेल होता है यहाँ बीच की सिचुएशन को समझने की, हैंडल करने की। तो परिवार को यदि जो मुखिया होता है, यानी मम्मी पापा को ज़्यादा समझदारी दिखाना होता है, क्योंकि लड़के को भी समझना है, वो बचपन से अपना लड़का क्या जानता है, वो किस तरह से घर व्यवहार करते हैं। अब जो लड़की आई है, यानी जो दुल्हन आई है, उनको भी अब उनको समझना है, परिवार को कैसे मेंटेन करना है, ये उनकी जिम्मेदारी में आ जाता है। लेकिन बहुत मर्तबे क्या होता है, लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा होता है और माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं होते, दुल्हन भी पढ़ी लिखी होती है और उनकी भी माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं होती।
उनको समझाए तो कैसे समझा सकता है। जिसकी आमदनी कम हो, कम कमाता हो, किसान वर्ग हो या छोटा काम करता हो, और यदि उसका संतान बड़ा काम करता हो, बड़ी आमदनी हो, बड़ी सैलरी पाता हो, तो उसको भला वो कैसे समझा सकता है। उसी तरह से दुल्हन की बात है। दुल्हन यदि उसे कम पढ़ी लिखी है, वो कम कमाती है और उसे कम है चीज़ें, उनकी सैलरी है, तब तो अपना ससुर की, सास की बात सुन सकता है और अपना पति का भी बात सुन सकता है, दूल्हा का। लेकिन यदि वो भी कमाती है, वही पढ़ी लिखी है, वही बराबर की है, तब उसको भी कैसे समझाया जा सकता है। तो मित्रों, ये जो जीवन को, वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाना है या अंतहीन पीड़ा में धकेलना है, नितांत दोनों परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी हो जाता है। दोनों परिवार चूँकि अपने अपने बच्चे की स्वभाव से परिचित होते हैं, आदत से परिचित होते हैं, और दोनों का जब अनबैलेंस विवाह हो जाता है तो एक अंतहीन पीड़ा की दौर में से निकल जाता है। लेकिन दोनों की समझ मिल जाती है, दोनों एक परफेक्ट जोड़ी बन जाता है, तो दोनों का अंतहीन आनंद उस परिवार में बन जाता है। फिर वो परिवार खुशी खुशी जीवन जीता है। और मित्रों, मेरे देश का सौभाग्य है कि 60% परिवार आनंदमय जीवन जी रहे हैं और 40% परिवार अंतहीन पीड़ा की दौर से गुजर रहे हैं। ये दरअसल 40% में भी 30% बीच में है कि थोड़ी पीड़ा है और थोड़ी आनंद है, या उतने में काम चला रहे हैं, वो चला सकते हैं, टूटन नहीं है, बिखराव नहीं है। लेकिन घर के अंदरूनी जीवन में उनका पीड़ा का दौर है। दोनों के बीच में अनबन रहता है, सास ससुर के बीच अनबन रहता है, माता पिता के बीच में अनबन रहता है, बच्चों के बीच में अनबन हो जाता है। घर के भीतर में एक माहौल जो होता है वो नकारात्मक रहता है, वो किसी भी स्थिति में प्रेमपूर्ण माहौल नहीं रहता, जबकि ज़िंदगी चलते रहता है, घर चलते रहता है। ऐसे करके वो बड़े भी हो जाते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी बड़े होने लग जाते हैं। तो अमूमन 30% घर ऐसी ज़िंदगी के मतलब प्रेम और अंतहीन पीड़ा के बीच में झूलते रहते हैं। अंतहीन पीड़ा और प्रेम, दोनों आनंदमय जीवन, दोनों के बीच में उनका चलते रहता है, मैनेजमेंट करते रहते हैं, समझौता करते रहते हैं। 10% परिवार इन दिनों ऐसा हो गया है कि बिल्कुल टूट जाता है, बोलता है हमको पीड़ा नहीं सहन करना है, हमें ज़्यादा दिन तक अपने इस झगड़े को नहीं करना है, हमको ज़्यादा दिन तक के इस जीवन में नहीं जीना है, इसलिए जल्दी रफा दफा करो, जल्दी हिसाब किताब करो। और ये जो विचारधारा इन दिनों चल रहा है मित्रों, ये बड़ा हानिकारक विचारधारा है, ईगो। अब इसमें होता क्या, 2 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण होता है वह विवाह को भोग समझता है, एक दृष्टिकोण होता है जो विवाह को योग समझता है। जिसने विवाह को योग समझा, जिसने विवाह को धर्म समझा, जिसने विवाह को एक अपना सामाजिक कर्तव्य समझा, जिसने विवाह को 2 दाम्पत्य जीवन को मुक्ति का मार्ग समझा, उसका जीवन आनंदमय है, उसका जीवन हर स्थिति में आनंदमय हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टिकोण समझने को तैयार है, उसकी दृष्टिकोण स्वीकार करने को तैयार है। उनका दृष्टिकोण पहले से ही एग्री है कि हर चीज़ सिखाया नहीं आ जा सकता, उनका जीवन शैली है, मेरा जीवन शैली है, हम कुछ अपना जीवन शैली में कुछ सुधार करेंगे, उसे भी कुछ सुधार करना है। और प्रेमपूर्ण बातें, निष्कपट बातें, निश्चल होकर के जीवन जीने की शुरुआत हो जाती है मित्र। तो जब जीवन योग बन जाता है, यदि आप योग के दृष्टिकोण से देखते हैं, अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, प्रेम के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो विवाह आपका आनंदमय जीवन। लेकिन आप समझते हैं कि वस्तु है, भोग है, और ये संसार है, संसार में शादी कर लिया गया, भोग उसका प्रधानता है। तो जब जीवन में आप भोग को प्रधानता देते हो, पैसा को प्रधानता देते हो, ईगो को प्रधानता देते हो, क्रोध को प्रधानता देते हो, अपने अभिमान को प्रधानता देते हो, अहंकार को प्रधानता देते हो, तो फिर वह फिर अंतहीन पीड़ा में से गुजरता है मित्रों। तो आपका घर आनंदमय घर है, योग का जीवन जी रहे हैं कि आपके घर पीड़ाओं का जाल है कि पीड़ाओं विध रहा है कि आप अनसुलझे जीवन को लेकर के डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं। मित्रों, देख लीजिए, यदि आपके घर में पीड़ा होगा, भोगवाद होगा, तो थोड़ा सा दिशा बदलिए, थोड़ी सी सोच को बदलिए, थोड़ा दृष्टिकोण बदलिए, भोग से योग की ओर चलिए। योग आपको, आपके जीवन को, परिवार को बेहतर बनाने में एक सफल योगदान करता है मित्रों। तो जीवन और सोच विचार और जीवन शैली ही तय करता है कि मेरा पारिवारिक ज़िंदगी योग का होगा, आनंद का होगा, खुशी का होगा, विकसित का होगा, डेवलप का होगा, कि मेरा पारिवारिक ज़िंदगी भोग का होगा, राजसी का होगा, तामसी का होगा, झगड़े वाला होगा, टंटे वाला होगा, प्रदर्शन वाला होगा, मुखौटा वाला होगा, ताम झाम वाला होगा, कि क्या होगा। तो वो तो अपना अपना जीवन शैली है, अपनी अपनी सोचने का तरीका है, और अपना अपना जीवन जीने की वो उसका चुनाव करने का परिणाम है। तो मित्र, हमने तो अपनी ज़िंदगी धर्म को चुना, कर्तव्य को चुना, योग को चुना, इसलिए हमारे परिवार में, घर में नुकसान हो ना हो, जितना भी कुछ बात हो जाए, हमारा पूरा फैमिली आनंदमय जीवन जीता है। यदि भी मेहनत करते हैं
पूरी 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 जितनी मेहनत मशक्क़त करते हैं, अपने अपने हिस्से का पूरा काम करते हैं और अपने हिस्से का बीच बीच में थोड़ा झगड़े भी कर लेते हैं, थोड़ा अपनी बातें भी कह लेते हैं, थोड़े गुस्सा भी कर लेते हैं, लेकिन उससे प्रेम राजनीति कम नहीं होता, उससे जीवन के आनंद राजनीति कम नहीं होता, उससे ऐसे जीवन में कभी खटास राजनीति नहीं आता। वो जीवन का एक अलग है। जैसे बर्तन है, अब बर्तन को साफ़ सफाई करना पड़ेगा तो बर्तन के ऊपर तो ब्रश चलाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, नींबू लगाना पड़ेगा, जिद्दी तेल है हटाना पड़ेगा, तो आप उसको खरादना, तराशना और मांजना कह सकते हैं। ऐसा क्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी उजास बनकर फैल जाती है मित्र। दीपक और तेल दोनों में बाती है। दीपक में तेल भरा हुआ है और एक बाती आ गया है। अब लेकिन दोनों के यदि आपसी मिलन नहीं होगा, दोनों में रहेगा कि दोनों मिलकर के जब चिंगारी को उत्पन्न की जाती है तो वो दीपक जल उठता है और अंधेरे से को प्रकाश में बदल देता है। दीपक में यदि तेल है, तेल और बाती है और दोनों सहमत हो गए हैं और उसके प्रकाश को उन्होंने स्थान दे दिया, तो अब उस कमरे में, उस घर में अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन तेल को जलना पड़ेगा और बाती को भी जलना पड़ेगा, दोनों को जलना पड़ता है, दोनों को तपस्या करना पड़ता, दोनों को अपने हिस्से का कर्म करना पड़ता है। तो यही तो है ज़िंदगी का आनंद, यही तो है खुशी। अब कहोगे बाती रोता फिरेगा कि मेरे हिस्से में जल रहा है, मेरे आग लगा हुआ है और तेल का क्या है, तेल तो चुपचाप पड़ा हुआ है और ये पूरा प्रकाश तो मैं ही कर रही हूँ। तो तेल भी कहेगा कि तुम्हारे बाती से होता क्या है, तुम तो सूखे थे, तुम में कुछ था नहीं, मैं जल जाता तो 1 मिनट में राख हो जाता। मैं तेल हूँ, इसलिए मैं तिल अपना सर्वस्व समर्पित कर रहा हूँ। तब जा कर के तुमको ये मिल रहा है, प्रशंसा मिल रहा है कि देखो तो दीपक जल रहा है और बाती का ही प्रशंसा हो रहा है चारों तरफ, वो तो मेरे कारण से हो रहा है। तो झगड़ा करेंगे मित्र तो फिर जीवन पीड़ा है। लेकिन समर्पण को समझेंगे, आस्था को समझेंगे, प्रेम को समझेंगे, एक दूसरे के सहयोग को समझेंगे और उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है, जो प्रकाश फैला रहा है, उस प्रकाश को, परिणाम को समझेंगे तो जीवन आनंद है और खुशी है। तो तय आपको करना है कि आपका जीवन क्या होना है, क्योंकि भोग रोग लेके आता है, शोक लेके आता है, संताप लेके आता है। रोग और शोक तब भी रहता है जीवन में, लेकिन जब योग आता है तब उस भोग को, उस रोग को, उस शोक को समझदारी से उसको तीव्रता को कम कर ले जाती है, उसकी दिशा को बदल दी जाती है। उसकी दिशाओं को बदलते ही वो जो भोग था अभी तक का, वो योग की ओर बदल जाता है मित्र। तो आपका जीवन नए शादीशुदा है तो ठीक है, भोग आपके लिए उत्तम हो सकता है, लेकिन योग को ना भूलें, मानसिक योग को ना भूलें, प्रेम को ना भूलें, आनंद को ना भूलें, समर्पण को ना भूलें, एक दूसरे के ख्याल रखना को ना भूलें। और उसके बाद ज़िंदगी देखो किस तरह से आनंद में चल पड़ेगा। तो अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी अनुभव है मित्र। यदि मेरे इस वक्तव्य से आपको कुछ सहायता मिल जाता है तो मेरा सौभाग्य, और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसा नहीं है तो तलाश कीजिए, ज़रा अंतर्मुखी हो जाएं, ध्यान करें, मौन हो जाएं, अपने जीवन को देखें कि आपका जीवन प्रकाशमय है कि आपके जीवन में गुल बन गया है या अंधेरा है। जब तक आप अपने जीवन को देखें, परखें कि आपका जीवन आनंदमय है या आपके जीवन अंतहीन पीड़ा में है, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।